हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर बैंडों की तीव्रता और स्थिति का अध्ययन करेंगे और उसमें 5वां पॉइंट फर्मी अनुनाद है। कल 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसमें बंद ऊर्जा थी, हाइड्रोजन बंद था और उसके बाद में ओवरटोन्स थे। इस तरह से 5वां पॉइंट है फर्मी। इसमें वाइब्रेशन कपलिंग या कपलिंग वाइब्रेशंस और ओवरटोन्स की इंटरैक्शन के कारण फर्मी रेजोनेंस प्राप्त होता है, जो कि अवशोषण आवृत्ति को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल CO2 अणु के सिमेट्रिक जो तनन कंपन होते हैं या तनन अवशोषण की बैंड 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है, जबकि इसका प्रथम ओवरटोन 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होता है। दोनों की आवृत्ति में बहुत कम डिफरेंस होता है और इसी कारण से इनकी इंटरैक्शन से फर्मी रेजोनेंस प्राप्त होता है और इन दोनों अवशोषण बैंडों की स्थिति परिवर्तित होकर 1:0.9 रेशो में क्रमशः 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 1388.3 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होती है। और इस कारण से मूल बैंड की आवृत्ति जो है वो कम और दूसरे ओवरटोन बैंड की आवृत्ति अधिक हो जाती है। इस प्रकार के चेंज को हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। अब हम आईआर स्पेक्ट्रम का निर्धारण करेंगे। किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और इसका सरल रेखा चित्र डायग्राम 36 में दिखाया गया है, जिसमें S सोर्स ऑफ लाइट है, फिर ये किरण पुंज या फिर इसमें संकीर्ण कारक में मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है, फिर उसको स्पेसिमेन से और स्टैंडर्ड से उजारते हैं, संसूचक में जाती है लाइट, उसके बाद में वो एम्पलीफाई होती है और फिर रिकॉर्ड हो जाती है। इस प्रकार से हमें आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो चूँकि आईआर यौगिक स्पेक्ट्रम देता है तो किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम लेने के लिए उसे शुद्ध रूप में लेने का प्रयास किया जाता है। यदि यौगिक गैस या द्रव अवस्था में तो पदार्थ को शुद्ध अवस्था में लेने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन यदि पदार्थ ठोस अवस्था में तो इसका डाइल्यूशन किया जाता है और ये निम्न 2 विधियों से आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, जिसमें एक नोजोलमल मेथड है और ये हाइड्रोकार्बोनेटेड विधि होती है। नोजोल पेट्रोलियम का एक उच्च क्वथन डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होता है और इससे इस तरह से हम आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। दूसरा अल्कली हैलाइड टिक्की विधि है और इससे भी हम आईआर स्पेक्ट्रम का निर्धारण कर सकते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रम के लेने के लिए यूजुअली CCl4, CHCl3 और या फिर CS2 विलायकों का उपयोग किया जाता है। CO2 की उपस्थिति के कारण अधिकांश आईआर स्पेक्ट्रम 2350 सेंटीमीटर पर एक अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। इससे बचने के लिए उपकरण में एक CO2 एब्जॉर्बेंट डाल दिया जाता है और इस तरह से हम आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद में इस आईआर स्पेक्ट्रा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इस फिंगरप्रिंट रीजन में जैसा कि हमें पता है कि ये फॉरेंसिक साइंस में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है किसी को भी डिटरमिन करने के लिए, अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को एग्जामिन करने के लिए या किसी फ्रॉड को डिटरमिन करने के लिए फिंगरप्रिंट टेक्निक काम में आती है और ये आईआर स्पेक्ट्रा का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसे हम फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी या फिंगरप्रिंट रीजन में जो अवशोषण होता है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। तो जब किसी यौगिक को आईआर विकिरणों के पथ में रखा जाता है तो आईआर विकिरणों की ऊर्जा पाकर अणुओं के विभिन्न प्रकार के कंपनों का वेग इंटेंसिफाई हो जाता है और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं और इन कंपनों के दौरान आईआर ऊर्जा के किसी विशेष ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इस ऊर्जा का अवशोषण होता है और हमें स्पेक्ट्रम बैंड प्राप्त होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रा में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसको
तरंग संख्या से या न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ और ये सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होती है। IR स्पेक्ट्रोमीटर में पदार्थ के नमूने से क्रमशः बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के IR विकिरणों को प्रवाहित करवाया जाता है और इस प्रकार IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट रीजन प्राप्त हो जाता है। यहाँ डायग्राम 37 में बिल्कुल क्लियर कट दिखाया गया है कि एक एब्जॉर्प्शन क्रियात्मक समूह क्षेत्र में होता है और उसके बाद में अंगुली छाप क्षेत्र में या फिंगरप्रिंट रीजन में अवशोषण होता है। जो क्रियात्मक समूह क्षेत्र है वो 4000 से और 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के परास में अवशोषण होता है और IR बैंड प्राप्त होता है, जबकि फिंगरप्रिंट रीजन 1400 से लेके और 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है। तो यहाँ पर ये देखने पर पता चलता है कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है और इस क्षेत्र में पूरे अणु में होने वाले कॉम्प्लिकेटेड वाइब्रेशंस के कारण अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से भी, इस क्षेत्र में से भी जो 1430 से लेके 910 सेंटीमीटर तक, मतलब पूरी जो फिंगरप्रिंट रीजन का परास है वो 1400 से लेके और 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है, लेकिन इसमें से भी एक स्पेसिफाइड है जो परास है, वो जो रेंज है वो 1430 से लेके 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र में संपूर्ण अणु के जटिल कंपनों के कारण बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं और किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र के अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बड़ा जोर देकर स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम भी इस क्षेत्र के अवशोषण बैंडों की तीव्रता एवं आवृत्ति में अंतर होता है, तो उसको बड़ी आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या उनको अंतर कर सकते हैं। इस रीजन को, जो कि जिसकी परास 1430 से लेकर 910 सेंटीमीटर इनवर्स है, इसे हम फिंगर प्रिंट रीजन कहते हैं। जिस प्रकार किन्हीं दो मनुष्यों की उंगलियों की छाप या फिंगरप्रिंट एकदम समान नहीं हो सकती, उसी प्रकार किन्हीं दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट रीजन में जो अवशोषण बैंड हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब किन्हीं भी दो ह्यूमन बीइंग की जो फिंगरप्रिंट छाप है, फिंगरप्रिंट है, वो दोनों की सेम नहीं हो सकती। उसी प्रकार किन्हीं भी दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट क्षेत्र में जो अवशोषण बैंड है वो एकदम समान नहीं हो सकते। यहाँ तक कि एकदम समान संरचना वाले जो आइसोमर्स भी होते हैं या एनंशियोमर्स भी होते हैं, जुड़वा यौगिकों के भी IR स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट रीजन में डिस्टिंग्विश होते हैं या डिस्टिंक्ट होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से इस टेक्निक के माध्यम से IR स्पेक्ट्रम से उस यौगिक की संरचना के बारे में पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसीलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट IR स्पेक्ट्रम होता है। इससे ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो उसको अच्छे से डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के करैक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन और उनके IR स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि IR स्पेक्ट्रम के प्रथम भाग में 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स आवृत्ति वाले क्रियात्मक समूह क्षेत्र की बैंड्स को देखकर उनकी स्थिति पहचान कर यौगिक में विद्यमान क्रियात्मक समूह का पता लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने डायग्राम आपको 36 में बताया था कि पहले जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स में IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, वो क्रियात्मक समूह का क्षेत्र होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम पदार्थ को IR स्पेक्ट्रम मतलब ऊर्जा के पथ में रखें और अगर IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो क्रियात्मक समूह के क्षेत्र में अर्थात 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स वाले क्षेत्र में क्रियात्मक समूह के बैंड्स को देखकर उनकी स्थिति पहचान कर यौगिक में विद्यमान क्रियात्मक समूह का पता लगाया जा सकता है और इससे IR स्पेक्ट्रम की एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार IR स्पेक्ट्रम के फिंगरप्रिंट रीजन में उस यौगिक विशेष के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर क्रियात्मक समूह क्षेत्र में तो यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा उसका पता लगाया जा सकता है और IR स्पेक्ट्रम के अंगुली छाप क्षेत्र में या फिंगरप्रिंट रीजन में उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है और इवन IR स्पेक्ट्रम के पूर्ण विश्लेषण से यौगिक की संरचना व शुद्धता की भी जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार हम
अब IR स्पेक्ट्रम की किसी भी यौगिक के लिए क्रियात्मक समूह और फिंगरप्रिंट रीजन में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब हम आगे अल्कोहल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल इन सब समूहों के लिए फिंगरप्रिंट रीजन में और क्रियात्मक समूह क्षेत्र में इनके बारे में बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे और इनका अब हम जो है ना इनका अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अल्कोहल में बताया गया है कि यहाँ पर CH बंध के तनन कंपन उच्च आवृत्ति पर अवशोषण करते हैं, जिनका मान कार्बन के संकरण पर निर्भर करता है, और ये CH बंधों के बंकन कंपन कम आवृत्ति पर अवशोषण दिखाते हैं और ये 1430 से 1470 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होते हैं। थैंक यू।